अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के बानी इमरान खान को एक मरतबा फिर आज अस्पताल लाया गया और ज़राए के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलो चेकअप के लिए आज पिम्स लाया गया था। आंखों का मामला बहुत देर से चल रहा है उनका। माहिरीन ने चश्म ने आज उनका एक तफसीली चेकअप किया है, मुआयना किया है और अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि उनकी तिबी तौर पर जो हालत है वो मुस्तहकम है, स्टेबल है। इसके मुताबिक उन्हें anti-VIGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई है, जबकि तरीक़ेकार से पहले उनकी मुकम्मल रजामंदी हासिल की गई, एग्रीमेंट उनसे लिया गया। उसके बाद ये भी बताया गया है कि एक जो उनकी रिपोर्ट थी वो भी वाज़े तौर पर बता रही है कि बेहतरी आ गई है उनकी आंख में। ये तमाम अमल ऑपरेशन थिएटर में मयारी निगरानी के तहत मुकम्मल किया गया है और इसे डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। इस इलाज के बाद कुछ ज़रूरी हिदायत उनको दी गई, फॉलो प्लान उनके साथ शेयर किया गया और उसके बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज करके वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और हुकूमत की जानिब से खान साहब के अहल खाना को इत्तला न देने पर एतमाद में न लेने की शिकायत की गई है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक खान साहब को अस्पताल लाने से पहले उनकी रजामंदी ली गई थी, इजाज़त उनसे ली गई थी। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में खान साहब की सेहत के हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से हैं? जी बस बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मैं खोसा साहब से बात करना चाहूँगी। खान साहब की आंख के मामले पर काफ़ी डिस्कशन हो रही थी। हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर एक वावेला मचा हुआ था जब ये सिचुएशन अभी चल रही थी ईरान और अमेरिका इसराइल की भी। उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि आप ओवरलुक करें खान साहब की आंख के इशू को लेकर। और आज जो अब उनका चेकअप हुआ है उसके अंदर काफ़ी रिपोर्ट्स भी शेयर की गई हैं जिसमें ये बताया गया वाज़े तौर पर कि आंख में बेहतरी आ गई है। तो अब मैं खोसा साहब से पूछना चाहूँगी कि अभी आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आपको लगता है कि जो अब इनका इलाज मुआलजा हो रहा है वो सही है या अभी भी कोई परेशानी का मामला है? देखिए, बिल्कुल भी परेशानी का मामला है, इसलिए कि क्यों कौन सी ऐसी मुझे बताएं इख्फा रखने वाली सीक्रेसी इसमें जो है इन्वॉल्व थी कि रात के तारीकी में अंधेरे में उनको चोरी चोरी ले जाया जाता है, फैमिली को इत्तला नहीं दी जाती है। हालांकि जेल मैनुअल भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है कि उनकी फैमिली को जो है इत्तला देना फौरन लाजमी है। और फिर 2 मरतबा, एक दफा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी, एक दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की हिदायत थी कि इनकी फैमिली को भी एसोसिएट किया जाए। और फिर जो है इनके जाती मुआलिज जो है डॉक्टर कामरान जफर हैं या वाइन यूसुफ है, वो आसिम यूसुफ, जी जी। उनको जो है क्यों नहीं एसोसिएट किया जाता। और फिर अब ये कहते हैं जी उनकी कंसेंट ली गई। तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जब बाहर भेजा गया था तो वो कहते हैं कि कैदी की भी कोई कंसेंट होती है। उनको जब बाहर भेजा गया था और मैं उस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था और जब वो पेश की गई, हमने तो नहीं की थी, मुशर्रफ ने किया था, लेकिन उसमें भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि कैदी की तो कोई कंसेंट नहीं होती है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब के भी जब भेजा गया तो हमारा यही मौक़िफ़ था पीपल्स पार्टी की जानिब से, मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था। जी जी। तो इसीलिए इमरान खान का ये कहना कि ये कंसेंट ली गई उनकी। और फिर जो है देखिए, हम जानते हैं कि पिम्स में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, अच्छा। कोई आंखों का मुआलिज माहिर नहीं है पिम्स में। ये चौथी मर्तबा पिम्स ही में ले जा रहे हैं। हमारी जो इस्तदाद थी वो ये थी कि इनको शिफा जो है हॉस्पिटल में भेजा जाए, शिफा इंटरनेशनल में, चूंकि रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद है। और ये हम नहीं कह रहे थे कि इनको जो है वो शौकत खानम में भेजा जाए, हम यही कह रहे थे कि यहीं इस्लामाबाद में क्यों शिफा इंटरनेशनल में इनको दाखिल कर दिया जाए, ताकि जब तक इनकी कमा हक़्क़ो इलाज नहीं हो जाता बीनाई देखिए इतनी सेंसिटिव चीज है, ये अल्लाह ताला की नेमत होती है इंसान के लिए। और जब उनकी पहले भी जब हुआ था तो 15% सिर्फ आई थी दाहिनी आंख की जो है, और अब 30% तक हुई है, 70% मुकम्मल ब्लॉक हो गई है। इनको क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं ये
ये तो इंसानी हकूक की भी पामाली है। ये दुनिया के किसी कानून में देख लें आप, ये किसी की चलो चलो। जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। हमारी क्यों ना कंसर्न हो, हमें तो पता ही नहीं होता है जब ये ले जाते हैं हॉस्पिटल्स में, ना वकला को मिलने दिया जाता है। 6 माह से कैद तन्हाई है। देखिए ऐसा, खुदा का खौफ करें, इनको खुदा का खौफ नहीं आता। आप एक दिन में घर में अकेले आपको बंद कर दें, अपने घर में बंद कर दें और किसी से ना मिलने दे, तो भी आपको घुटन महसूस होगी, तो भी आपका जो है जीना दो भर हो जाएगा। यहाँ 6 माह से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म ये फिस्तायत का क्या वो हो सकता है। दुनिया में हम जो है अमन की खातिर जो है मुतलाशी है, इंसाफ के मुतलाशी है, और अपने आप को, अपने मुल्क में हम इंसाफ दे नहीं पा रहे हैं। ये कैसी हुकूमत है, इसका तो अल्लाह ही पूछेगा। हमने तो जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को अब बीमारी हुई थी तो बाहर भी जाने दिया था, और 1 महीने का वो जो है स्टाम्प, 50 रुपए के स्टाम्प मौजूदा वजीर आजम ने लिख के दिया था, और कई साल वो वापस नहीं आए थे। और अच्छा। मोहतरम जब आसिफ अली जरदारी साहब होते थे तो पूरा फ्लोर हॉस्पिटल का जो है उनके लिए मुख्तस होता था अस्पताल का, और वो मुस्तकिल वहां होते थे। ये क्यों कर जो है एक साबका वजीर आजम के साथ दोहरे मयार वाला सलूक किया जा रहा है, जबकि प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि बीमारी में हम ये तो नहीं कह रहे कि आप उनको जो है छोड़ दें, लेकिन खुदारा इलाज में तो तसाल मत करें। उनकी अगर आंख जाया हो गई तो वो नाकाबिले तलाफी नुकसान बिल्कुल। होगा, और ना तो कौम माफ करेगी और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ करेगी, राजा और साहब, ये हुकूमत ही के सर है। राजा साहब क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं आप लोग? रेटिनल अगर स्पेशलिस्ट नहीं है पिम्स के अंदर, तो इसमें क्या कबाहत है कि शिफा में उनको लेके जाया जाए? और इसमें भी क्या बुराई है कि अगर उनकी फैमिली आ जाए, उनकी बहनें आ जाए, एक आंख का मसला है, सीरियस मैटर है। और खोसा साहब ने जैसे बताया कि जब मियाँ साहब की बीमारी थी, उनके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिर जाते थे, अचानक से गिर जाते थे, और फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर उनको बाहर भेजा गया पूरे प्रोटोकॉल के साथ। और अभी भी आप लोग अगर इतना सा कुशन नहीं दे सकते, इतना सा मार्जिन नहीं दे सकते, कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे ना? इसके ऊपर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी देखें, पहली बात तो ये है कि वो जो रिपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया मियाँ साहब की, वो इन्होंने ही बनाई थी। वो कोई, अब चाहे जितना भी उससे पहलू तय कर लें, वो उस वक्त की वजीर सेहत जो पंजाब की थी, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन साहिबा जी, और उन्होंने ही बनाई थी। और उसको बल्कि उन्होंने वेट कराया था फिर शौकत खानम के डॉक्टर से, और वो जो वेट करने वाले थे वो कोई उसके स्पेशलिस्ट नहीं थे प्लेटलेट्स के। लेकिन जो पिम्स हॉस्पिटल है, इसमें आई का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वार्ड मौजूद है, एक पूरा विंग मौजूद है, और उसके तमाम डॉक्टर्स जो हैं ये स्पेशलिस्ट भी हैं और हर लिहाज से वो कॉम्पिटेंट हैं। और इसका जो एतराफ है वो इनके डॉक्टर ने भी किया था, वो जिनसे टेलीफोनिक टॉक्स आपस में हुई थी। अच्छा, और उन्होंने उनको उनकी तफसीलात से आगाह किया था। तो ये महल टेक्निकल बातें हैं कि जी वो कौन सा स्पेशलिस्ट जो है वो आंख को देख सकता है और कौन सा नहीं। हाँ, दूसरी बात जो है वो उनकी, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि इलाज के लिए कंसेंट, तो कैदी जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, वो उसकी तमाम जो उसकी कंसेंट है उसकी उतनी वैल्यू होती है। अगर कोई, हमारी पूरी ख्वाहिश है, दुआ है कि खान साहब की जो है उन्हें सेहत दे, लेकिन अब इस 74-75 साल की उम्र में आंखों के मसाइल होते हैं, 60 साल पे शुरू हो जाते हैं, तो वो तो ये मसाइल तो जाहिर है होंगे, और उसके मुताबिक उनका इलाज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। और कंसेंट का जहां तक ताल्लुक है, एक कैदी अगर कैबिनेट बना सकता है, उसकी मर्जी के बगैर कैबिनेट नहीं बन सकती, वो एहतजाज की कॉल दे सकते हैं और वो पूरी पार्टी जो है वो उस पे चलती है, तो फिर कैदी की कंसेंट कैसे जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं नहीं समझता। और जो जरदारी साहब का कंपैरिजन इन्होंने ड्रॉ किया है, वो चूंकि उनके साबिक लीडर थे सरदार साहब के, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना जरूर बताऊंगा कि वो कन्विक्ट नहीं थे, वो उस वक्त जो है हवालाती थे, यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर थे। वो जो है उनको सजा नहीं हुई थी। जब जिस फ्लोर का जिक्र कर रहे हैं या जो भी
जो मैं तो उससे आगाह नहीं हूँ कि वो कितने फ्लोर उनके लिए रिजर्व थे, लेकिन बहरहाल ये जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो जी नहीं, आप ही ने सजा करवाई थी, मलिक कयूम को कहकर सजा करवाई थी। वो हमने कैसेट चलाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी सजा करवाई गई थी, माफ कीजिएगा। वो उस वक्त अंडर ट्रायल थे जो सजा याफ्ता थे भाई, मैं तो वकील था उनका। खोसा साहब की आवाज आ रही है, वो कह रहे सजा याफ्ता थी, आप लोगों ने सजा करवाई थी उस वक्त भी, जबकि वो बात करे कि फ्लोर रिजर्व्ड होते थे उनके लिए। चले ये खोसा साहब का और जरदारी साहब का मामला है, मैं उसमें मदद। अच्छा है ना, ते पा दियो तुसी है ना, तो पर्सनल मैटर है, ते नहीं गल करनी। नहीं, ये तो देखे ना, वो उन्हीं के अटॉर्नी जनरल रहे, वो उन्हीं के, तो मैं उस पे नहीं, मैं पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल था, पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल था मैं जी, अपॉइंटेड बाय द देन गवर्नमेंट। जी, मैं उस पर नहीं बात करना चाह रहा। राइट, बट वी कैन टॉक अबाउट, अभी जो खोसा साहब ने बात की और बहुत से मेरे जो प्रोग्राम के अंदर गेस्ट हैं वो बात करते हैं कि अगर हम बैरूनी लड़ाइयों की, वॉर्स की, रिकन्सिलिएशन करवा रहे हैं, निगोसिएशंस करा रहे हैं, हम यहाँ बिगर पिक्चर के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सो हमारे अपने मुल्क के बारे में राजा साहब हमारा क्या ख्याल है, क्या हम यहाँ पर नहीं कर सकते उसको प्रैक्टिस, हम नहीं खान साहब के मैटर पे बात कर सकते, और यहाँ जो एक टेंस माहौल है, वो पूरा एक जो सिनेरियो बना हुआ है, उसको अगर हम थोड़ा से रिड्यूस करके अपने लिए बेहतर माहौल पैदा करने, आवाम के लिए, लोगों के लिए, पार्टी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, जाहिर है उससे फिर एक इस्तेहकाम भी आता है आपकी सियासत में, आपके मुल्क के अंदर। उसके बारे में भी कभी बात हुई है, डिस्कशन, अंडर डिस्कशन है ये टॉपिक विद इन दी पार्टी? ये हमेशा से अंडर डिस्कशन टॉपिक रहा है, और आप कंडक्ट देखें हुकूमत का, कि हुकूमत ने तो इस इंटेंट का, बल्कि इस ख्वाहिश का, और इस बार बार इस ख्वाहिश का इजहार किया, रिक्वेस्ट भेजी, फ्लोर ऑफ द हाउस से असेंबली में कहा जहां एक एक लफ्ज लिखा पड़ा होता है, कैबिनेट के फ्लोर से प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और इवन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या टॉक शो में नहीं, यानी उन जगहों पे कि जिनका एक एक जेर जबर के साथ लिखा जाता है, और उसके लिए बार बार पेशकश की। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखें कि क्या कंडक्ट था, यानी अभी जिन शख्सियात को ये इख्तियार बज़ाहिर दिया गया है, वो भी जो है वो इस चीज से पीछे इसीलिए हट गए हैं कि उनका ख्याल जो है कि वो जो भी वहां पे मुज़ाकरात की, सुलह सफाई की बात करता है, उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। वरना हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से तो ये, और इसको पूरा प्रोफाइल देख लें आप, 2014 के धरने के टाइम का प्रोफाइल देख लें, उस वक्त भी मुज़ाकरात की, जो इवन मुज़ाकरात हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब इनके डेलीगेशन के कायद थे, तो वो भी फिर उनको वीटो कर दिया था बानी पीटीआई ने देन। तो उसके बाद दोनों अतराफ से, यानी जब ये हुकूमत में थे उस वक्त क्या अमर माने था, उस वक्त भी हमने कहा, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन तब भी आप देखें कि उस वक्त भी वो गुफ्तगू क्या, बल्कि उस वक्त नेशनल इश्यूज पे वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। वो जब नेशनल एक्शन प्लान पे और दीगर मामलात पे, हसास मामलात पे रियासत पे जब वो मीटिंग हुई, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद थी, तमाम सियासी जमातें गई, लेकिन एक अगर वहां से गैर हाजिर थे तो वो उस वक्त के वजीर आजम थे। अब इस एटीट्यूड के साथ या इस किस्म के रवैये के साथ फिर अब कैसे, यानी जाहिर है ताली दोनों हाथों से बजती है, एक तरफ से तो बार बार पेशकश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से उसका वो जवाब नहीं आता। और जो भी सुलह कुन फैक्टर्स होते हैं, जो भी वो लोग हैं कि जो सुलह में बिलीव करते हैं, तो जब वो बात करते हैं तो उनको पीछे कर दिया जाता है, और फिर वो हॉक्स आगे आ जाते हैं। और अब तो पार्टी के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं, जो लाहौर के कैदी देख लें, जो उनके पार्टी के साबिक रहनुमा हैं उनको देख लें, पार्टी के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं कि सियासी लोग तो बातचीत के जरिए बैठते हैं, बातचीत में ही सोल्यूशन निकालते हैं और बातचीत से ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो वो नहीं है। आप अगर उसी मिसाल को ले लें कि जब दो सूबों के सूबाई जो वुज़रा हैं उनको एक फॉर्मर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि जनाब आप IMF को खत लिखें कि वो IMF क्यों, यानी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के हवाले से। फिर इन ट्वीट्स का अगर आप रिकॉर्ड देख लें कि किस तरीके से ट्वीट्स जो हैं वो की गई हर मुलाकात के बाद, और उसको किस तरह अंडरमाइन किया गया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। तो ये सारी चीजें अगर मिला के देखें तो उसमें नजर आता है कि ये बेसिकली ये रवैये ही बुनियादी तौर पर जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। और
हमें लेकिन फिर भी वहाँ उम्मीद पर है कि शायद रैशनल प्रिवेल करेगी और कहीं ना कहीं इस मामले को हल किया जाएगा। राइट, सो प्रॉब्लम इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ से उसको रिजॉल्व होना है। इनिशियली आपके मुताबिक अगर ये लोग सीरियस हैं और अगर इन लोग की इंटेंट है कि वो इस मसले को हल करें, तो फिर आप लोग तो बैठे में और आप लोग इसको रिजॉल्व भी करेंगे। खोसा साहब, क्या प्रॉब्लम है फिर? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं और इस पर डिस्कशन भी करते हैं, डिबेट होती है इस पर बाकायदा तौर पर, कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, वहाँ पर इस चीज़ की कमी है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, कोई फैसला ले सके खान साहब के मैटर्स के ऊपर। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम हमेशा आपसे बैठना चाहते हैं। आप लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते जो बात करना चाहते हैं या जो सुलह का अमल मुकम्मल करना चाहते हैं, पार्टी उनको ऑन नहीं करती, वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। क्या खान साहब खुद ये नहीं चाहते सर? देखें, ये अब मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि ये ज्यादती कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं। मैं तो खुद उसका हिस्सा रहा हूं। ये मुलाकात तो करवाने की औकात नहीं रखते हैं। हमने 20 दफा जाकर, मैं खुद गया, स्पीकर साहब को जो है हमने अर्ज किया कि जनाब, मुलाकात इमरान खान साहब से, जो हमारे कायद भी हैं, लीडर भी हैं, जो मर्जी कह ले, क्योंकि सारी पार्टी वो पाकिस्तान के 90% अवाम की दिलों की धड़कन है। वो 180 सीटें जीतने वाले हैं और फॉर्म 47 के जरिए जो इनको बना दिया गया है, यानी 17 सीटें जीतने वाला वजीर आजम है। ये पाकिस्तान के साथ मजाक जो हो रहा है, हमने कहा चले इमरान खान साहब से मुलाकात तो कम से कम करवा दें। वो मुलाकात भी नहीं करवा सकते प्राइम मिनिस्टर साहब। जब इन्होंने अफरीदी साहब को मुबारक दी चीफ मिनिस्टर बनने पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें ताकि हम जो है वर्किंग रिलेशनशिप में आ सकें। तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। और भाई, किससे पूछ के बताओगे? तुम चीफ एग्जीक्यूटिव हो। अब भी जो पार्लेज हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, इस हुकूमत के पास कुछ है भी? इनके अख्तियार में ही कुछ नहीं है। वहां भी जो है सबसे पहले जो है फील्ड मार्शल का नाम लिया जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप भी लेता है तो फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट मैन, वो उसी की पहले तारीफ करता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो कहीं नजर भी नहीं आते हैं माशाल्लाह इन सारे अमूर में। तो अगर सिविल मार्शल लॉ ही इस मुल्क में लगा हुआ है और 6 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है इमरान खान को, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता थे तो वो सारे फैसले करवाते थे और बतौर सजा याफ्ता उनको बाहर भेजा गया था इलाज के लिए। ये तारीख को मसख ना करें, वो इतना दूर की ये तारीख भी नहीं है। वोट को इज्जत दो कहने वाले इस तरह से वोट को इज्जत होते हैं। मेरे तो साथ वाले हल्क से मोहतरम नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन से आ रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन बेचारी 80 साल की जो है, कैंसर जो है सर्वाइवर जो है, वो जेलों में पड़ी हुई है। और जो जीतने वाले हैं वो जेलों में है और जो हारने वाले हैं वो वजीर आजम बने हुए हैं। और जीतने वालों के भी अख्तियार अपने पास कुछ भी नहीं है। उनको बिठाने वाले इस तख्त पर जो है वही सारा हुकूमत चला रहे हैं और फिर कहते हैं जी ये बात नहीं करते। और भाई, बात तो हमने जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर 100 दफा कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है, अल्लामा नासिर रिजवी साहब ने कहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के ताबे जो है इमरान खान साहब ने उन्हीं के जिम्मे लगाया है कि आप बिल्कुल कीजिएगा, गुफ्तो शुनीद पार्लेज करें, मुल्क जो है स्टेबलाइज हो। मुल्क में अगर जमहूरियत जो है बहाल होगी तो ही जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इस वक्त हम गुलामी कर रहे हैं अमेरिका की। माफ कीजिएगा, ये पार्लेज में हमने तो हैरत है कि हम उस शख्स का कह रहे हैं कि उसको जो है नोबेल पीस प्राइज दें, जो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा कातिल है। और उसकी अपनी अमेरिकन जो है पब्लिक कह रही है कि ये मुतलबन मिजाज शख्स जो है ये इस काबिल नहीं है कि अमेरिका का तो कौन कह रहा है उसको नोबेल प्राइज दें? कौन कह रहा है उसको नोबेल पीस प्राइज दें? ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, या पाकिस्तान कह रहा है, या इसराइल कह रहा है। दो ही अशखास ने उसका जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम को प्रपोज किया है बतौर नोबेल पीस प्राइज के। आप अंदाजा करें, जिसने ईरान की जो है पूरी क्यादत को मुनहदिम कर दिया गोलियां मार के, जिसने जो है बच्चों के, स्कूलों के मासूम फूलों जैसी बच्चियों को जो है जिस तरह
शहीद किया गया और जिस तरह उसने तबाह बर्बाद किया जो है ईरान को जिस तरह से कर रहा है और जिस तरह से इसराइल जो है लेबनान को जो है लताड़े चला जा रहा है, रोंदे चला जा रहा है, 80,000 फलस्तीनियों को मारा है और ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट पर आप पार्लेज में बताएं जरा, एक लफ्ज भी, एक शब्द किसी ने कहा है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप को मजम्मत की जाए कि उसने जो है क्यों कर ईरान पर जो है ये कत्लो गारतगरी रवा रखी है और दुनिया में आप ब्लॉकेट करके हॉर्मज़ का सारी दुनिया के जो है महंगाई का एक सुनामी जो है दुनिया पर जो है बरसा दिया है और जिसकी वजह से पाकिस्तान भी इस वक्त जो है जीना यहाँ दो भर हो गया है। तेल की कीमत जो है 400 रुपए पर चली गई है और 106 रुपया हुकूमत उस पर टैक्स अपना ले रही है। लोगों का तो सांस लेना जो है मुश्किल दुश्वार हो गया है। पता नहीं ये किस दुनिया में रह रहे हैं कि हमारे ऊपर सारा दे रहे हैं। 4 साल से तो इनका इक़्तिदार चल रहा है। ये इमरान खान को इन्होंने डोनाल्ड लू अमेरिका के कहने पर इन्होंने जो है उसके खिलाफ अदम एतमाद किया। डोनाल्ड लू ने कहा था कि इसको निकालो इमरान खान को, वगरना तुम्हें अमेरिका माफ नहीं करेगा, और हमने बड़ी ताबेदारी से उस अमलदारी को यकीनी बनाया। ईरान पर तो वो हुकूमत जो है बदल ना सका, उसने तबाह कर दिया, लेकिन फिर अफरीन है ईरान की अवाम की कि उन्होंने जो है फिर उसके बेटे को जो है बना दिया आयतुल्लाह बना के और उसी को जो है रहबर आज़म बना दिया। तो लेकिन ये इस तरह से पाकिस्तान को अगर चलाएंगे तो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान जो है इस तरह फ्रॉड की बेसिस पे नहीं चल सकता है। अगर वोट को इज्जत देनी है तो फिर सही माने में वोट को इज्जत दो, जमहूरियत बहाल करो, अदलिया को आजाद करो, और अदलिया को गुलाम बनाकर आप समझते हैं कि आवाम को इंसाफ मिल रहा है। इंसाफ के ऐवानों को देखें, जजेस को उठा के बाहर फेंक दिया है और चीफ जस्टिस आफरीदी साहब भी बिलक कर चिल्ला उठा, और मंसूर अली शाह साहब जो साहब का जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी एहतजाज के तौर पर, उन्होंने भी इतना लंबा चौड़ा खत लिखा कि इस तरह जजेस को अगर किसी को पेशावर भेजेंगे, किसी को कराची भेजेंगे, किसी को लाहौर भेजेंगे, तो फिर ये सजा के तौर पर आप तो अदलिया की आजादी को आपने मुनहदम करके रख दिया है। ये आइन की तज़हीक है। इस तरह सोसाइटल ग्रोथ कभी नहीं हो सकती है। राजा साहब थैंक यू सो मच। सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, राजा कमरुल इस्लाम साहब गुफ्तगू कर रहे थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खान साहब की सेहत के हवाले से खास तौर पर उनका जो आईसाइट का प्रॉब्लम था, आज उनका चेकअप हुआ है और पूरी रिपोर्ट शेयर की गई, उस पर हम बात कर रहे थे। और दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी आलमी मुआशी पेशरफ्त की, जहाँ पर हम बात करते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान किया और ये फैसला जो है नाफिज अमल हो जाएगा इसी साल, जिसके बाद अमारात अपनी तेल की पॉलिसी में मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल करने जा रहे हैं। और माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के आलमी तेल के मार्केट पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। खास तौर पर कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब आलमी मार्केट में भी तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल से तजावुज कर गई है, जबकि वेस्ट टेक्सास ऑयल भी $100 से ऊपर जा चुका है। और माहिरीन ये खबरदार कर रहे हैं कि अगर इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर दुनिया भर में महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है, जिसे ऑलरेडी लोग बेयर कर रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर कुछ तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ेगा। और पाकिस्तान के तनाजुर में भी एक अहम खबर है पाकिस्तान स्टेट ऑयल से, जिसमें रवा माली साल के पहले 9 माह में 38 अरब रुपए से ज़ायद मुनाफा कमाया गया और कंपनी की कारकर्दगी में नुमाया तौर पर बेहतरी भी देखी गई है। ख़ास तौर पर ऑयल मार्केट में इसका शेयर स्टेबल रहा है। तो सवाल ये कि क्या आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतें पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करेंगी, और क्या अमारात का ओपेक से अलग होना आलमी तवानाई की सूरत हाल पर एक नया मोड़ साबित हो सकता है, मुस्बत हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? इन सब सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो इकनॉमिकली जो पूरी दुनिया ग्लोबली अफेक्ट कर रही है, उसके अंदर पाकिस्तान कितना मुतासिर हो सकता है। डॉक्टर सैयद ताहिर हिजाजी साहब माहिर मुआशियात हैं, हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे भी आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। हम अपेरेंटली बात कर रहे हैं कि अभी ये जो एक नई तब्दीली आ रही है, सबसे पहले तो यूए के हवाले से ओपेक से अलहदगी के ऊपर सबसे पहले तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वाकई इसका कोई इम्पैक्ट होगा, और अगर होगा तो फिर वो एक नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये जो यूएई का डिसीजन है, ये बहुत अहम डिसीजन है यूएई के हिसाब से, क्योंकि
यूएई अगरचे मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी इकोनॉमी है, नंबर पहले 4 इकोनॉमीज में आती है, लेकिन यूएई अभी इतनी बड़ी ग्लोबली इसकी चूंकि रेटिंग बहुत कम है, 30वें नंबर पे 40वें नंबर पे है। राइट। तो ऐसे वक्त में इतना बड़ा डिसीजन, मेरा तो ख्याल है एक बहुत हेस्ट में कोई डिसीजन किया गया है और जरा ओवर कॉन्फिडेंस होके किया गया है, और इससे ऑब्वियसली यूएई को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है इस किस्म का डिसीजन करने से, जिसमें कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मार्केट के अंदर उनकी सेल के ऊपर, वो किसी वजह से भी वो फ्लक्चुएशंस के अंदर यूएई नुकसान उठा सकता है। बट एनीवे ऑब्वियसली उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सोच के किया होगा। पाकिस्तान को तो हम हमेशा देखते हैं कि हम ऑयल के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जब तक अपने आप को ऑयल पे डिपेंडेंट रखेगा तब तक पाकिस्तान मसाइल का शिकार रहेगा। अच्छा। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सोलर की इतनी बड़ी ताकत दी है और हम उसको अभी तक टैप नहीं कर सके। अभी तक गवर्नमेंट के लेवल पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ कि हम तमाम बिजली जो है वो बनाएं, और हम वही आईपीपीस के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको कैसे फीड किया जाए। जब आपका इतना बड़ा, उसकी तो रीजन है ना कि वो अपने मफादात को मुकद्दम रख रहे हैं ना, आप जानते हैं आईपीपीस के पूरे मैटर को, राइट? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मेरा मफाद पाकिस्तान का मफाद इकट्ठा नहीं होगा तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। ये सोचने वाली बात है और इस चीज को बढ़ाने वाली बात है। तो वक्ती तौर पे ये है कि ऑयल की जो भी वेरिएशन होती है प्राइसेस की, ऑब्वियसली उससे हमें बहुत नुकसान होता है, और इसके ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की वो सोचने वाली बात है। अभी भी जो ऑयल की प्राइसेस चेंज हुई है पाकिस्तान को, अभी आप ये देखें, एक तो रेमिटेंसेस गिर रही हैं, जो यूएई के अंदर जो एडिशनल वर्कर्स ने जाना था वो नहीं जा पा रहे, और जो रेमिटेंसेस बढ़नी थी वो नहीं है। उसके लिए भी हमने स्ट्रेटजी नहीं की। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी बात है कि यूएई के अंदर तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, लेकिन हमने कभी ये प्लान नहीं किया कि हम भेजने से पहले ये श्योर करें कि ये 1600 दरहम लेगा या 16,000 दरहम लेगा। क्योंकि अब आप देखिए वहाँ एक प्रोफेसर जाता है वो 35 से 50,000 दरहम की आमदन लेता है, और एक मजदूर जाता है 1600 दरहम लेता है। तो हमें तो ऑब्वियसली कोशिश यही करनी चाहिए तमाम प्रोफेसर जाएं या तमाम स्किल्ड वर्कर्स जाएं, जो हम नहीं कर पा रहे, पिछले कई डिकेड से हम नहीं कर पा रहे। तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। लेकिन एनीवे हमें सीखना चाहिए। एक्चुअली देखें, ये फ्लक्चुएशंस, वार हो गई, फ्लक्चुएशंस किसी और किस्म की हो गई, इससे वक्ती तौर पे पाकिस्तान को कभी फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। कराची एयरपोर्ट में अगर ट्रैफिक बढ़ गया है तो वक्ती तौर पे फायदा हो गया, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म सोचने वाली बात है। लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिस्ट सोचता है। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, आप कभी भी किसी बैंकर से या किसी सियासतदान से कहें तो वो लॉन्ग टर्म शायद ना सोच सके। इकोनॉमिस्ट की तरबियत ऐसी होती है कि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और हमें अगले 15-20 साल का सोचना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस किस्म के शौक से डिस्टर्ब ही रहेगी। राइट। सो आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे जाते हैं तो हमें अपने टेक्नोक्रेट्स, जाहिर है कि जो उस काम के लिए बने हुए हैं, जिनकी पूरी स्टडीज़ है, उस पर रिसर्च वर्क है उनका पूरा, और फिर यहाँ इकोनॉमिस्ट, हमें उनसे रुजू करना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास फाइनेंस में बैठे हुए लोग हैं, एनर्जी सेक्टर में बैठे हुए लोग हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो लोग हैं, डू यू थिंक कि वो इतने कैपेबल है कि वाकई वो पाकिस्तान के लिए 10, 15 या 20 साल का प्लान दें गवर्नमेंट को? और गवर्नमेंट भी आपको उस मूड के अंदर नज़र आ रही है कि वो पाकिस्तान को अपलिफ्ट करना चाहती है, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहती है? बिकॉज वी डोंट सी इट, राइट? हम रियल वर्ल्ड में अपने रियलिस्टिक अगर हम बात करते हैं तो हम ये नहीं देख रहे। वो शॉर्ट टर्म प्लान्स पे जाती है, और ऐसे पैटी इश्यूज के ऊपर जिनसे आपको कोई ऐसा फायदा नहीं होना, उनके ऊपर अपनी वर्किंग को तरजीह देती है। इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर जो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं वो खुद ही सीरियस नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, सीरियसनेस तो मैं नहीं किसी की नीयत पे शक करता, लेकिन बुनियादी तौर पे एक अहम चीज होती है, वो होती है स्किल होती है। आपके पास जो स्किल, आपके पास कौन लोग हैं जो आपके पास बैठे हुए जो आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, हिस्टोरिकली तरबेला डैम बनना, बंगला डैम बना, इस्लामाबाद स्टार्ट किया अयूब खान ने, इस तरीके से अब आप ऑरेंज ट्रेन आ गई, अब आप कराची के लिए फास्ट ट्रेन ला रहे हैं। सो ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टार्ट किए, और हमने ये नहीं सोचा कि इन प्रोजेक्ट्स को रन करने की कॉस्ट क्या होगी अगले 15-20 साल, और इस वजह से हुआ ये कि बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे लिए एक बहुत वजन बन गए। देखिए, ये चीज सियासी लीडरशिप ये नहीं है कि आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। सियासी लीडरशिप ये है कि आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया
जो मुल्क की मईशत को ऊपर ले जाने के काम हो। हमने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किया हमें खा रहे हैं। अब देखें गैस की हमने प्रोजेक्ट उसके ऊपर आजकल बात हो रही है कि जी जो कतर से गैस आती थी वो बंद हो गई है, लेकिन हमें पेमेंट करनी पड़ती है। IPPs की बिजली हमने बनाई लेकिन उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है, इस्तेमाल करें ना करें। तो इस किस्म के जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस बुनियादी तौर पे इंतहाई टेक्नोक्रेट लेवल के डिसीजंस हैं, और इसके ऊपर आप किसी ब्यूरोक्रेट को बिठा देंगे कि ये डिसीजन करो, ब्यूरोक्रेट ने और तरीके से इसको करना है, जो कि हम सामने देख रहे हैं। तो सियासतदान का काम विजन देना होता है, आपकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम उस विजन को इम्प्लीमेंट करना होता है उस तरीके से जिस तरीके से वो सही तरीके से काम कर सके। तो वो हमारे पास नहीं है। अब आप देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री है, चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक एक बंदे की क्वालिफिकेशन कॉमर्स के ऊपर नहीं। मतलब अभी किस तरीके से आप ट्रेड बढ़ाएंगे? आप एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है जो एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप चाइना को आप बार बार मिसाल लेते हैं। आप चाइना से जाके पूछें, जब आप उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री में जाके देखें, नीचे से ऊपर तक एक्सपर्ट बैठा हुआ है। एक एक चीज, एक एक सुई, एक एक पिन के लिए वो अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, और हम बगैर उसके हम सिर्फ फाइलें चला रहे हैं। तो इस तरीके से कभी हम तरक्की नहीं कर सकते। तो सोलर के हवाले से जो आप बात करें, बिकॉज हम स्पेसिफिकली पेट्रोलियम और एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं ना आपसे, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि कोई अल्टरनेट रोड मैप हो सकता है कि क्या 4 या 5 साल में आने वाले वक्तों के अंदर हमें वाकई अपना पूरा शिफ्ट उसके ऊपर डालना होगा? क्योंकि टॉकिंग अबाउट द डैम्स, वो तो कुछ होने नहीं वाला, आपको भी पता है कि उसके ऊपर देयर इज नो सीरियसनेस। तो आप बताएं कि फिर अल्टरनेट क्या हो सकता है मोड एनर्जी का, जहां से हम बेटर अपने लिए निकाल सकते हैं। रेट्स के ऊपर हमें ज्यादा दुनिया की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, और खुद हम अपने ओन के ऊपर अपनी वो चीजों में बिल्कुल अपनी डिपेंडेंसी को कम कर दें। जी बिल्कुल। अब आप देखें कि आपकी बिजली 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए यूनिट पे आप बेच रहे हैं। सोलर बिजली 25 पैसे फी यूनिट प्रोड्यूस करती है, कॉस्ट उसकी 25 पैसे। अब आप मुझे बताएं कि ये यूं समझे कि पाकिस्तान में से अचानक पेट्रोल के 4 कुएं निकल आते हैं और हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाता है, तो क्या हम इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे? हम यही करेंगे ना कि हम अपने पेट्रोल को इस्तेमाल करें। अब जब पाकिस्तान से बेअंदाजा सोलर की एक वसाइल निकल आया है, टेक्नोलॉजी वहां आ गई है कि हम जितनी बिजली बना सके बना लें। और चाइना ने पिछले 15 साल में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने बहुत से मिनिस्टर्स को वो भेजी है कंपैरेटिव एनालिसिस, कि पिछले 15 साल में चाइना ने 10,000 मेगावाट से 3.5 लाख मेगावाट बिजली सोलर से बना रहे हैं। आखिर बेवकूफ तो नहीं है ना, चाइना अक्लमंद है ना, चाइना तरक्की कर रहा है। और हमारे यहाँ पाबंदी लगाई जा रही है सोलर के ऊपर कि जिसने सोलर लगाया उस पर टैक्स लगाएंगे, हम सोलर लगाने वाले के घर पे चेकिंग करेंगे, मीटर काटेंगे। मतलब अब देखें ना, जब तक आप एक्सपर्ट्स को नहीं बिठाएंगे और आप बैठ के नहीं सोचेंगे कि अगले 10 साल में क्या होना है। IPPs एक छोटा सा, IPPs के 1500 बिलियन से लेकर 1800 बिलियन का जो खर्चा है, जिसके ऊपर सारी बहस चल रही है, वो एक छोटा सा एलिमेंट है उसके मुकाबले में कि इस वक्त आप तकरीबन 3 लाख मेगावाट बिजली बनाएं, आवाम को फ्री बिजली दे दें, आप SME को फ्री बिजली दे दें, एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी, आपका टैक्स बेस बढ़ जाएगा, आपको 1500 बिलियन बिल्कुल भी बहुत छोटी रकम नजर आएगी। लेकिन अगर हम सोलर को बंद कर देंगे, इस जिन को, ये जिन बंद तो नहीं होना 15 साल बाद। अब देखें ना, अनऑफिशियली तकरीबन 33,000 मेगावाट बिजली जो है इस वक्त सोलर से बन रही है, राइट। अब वो लोगों ने क्या किया हुआ है कि ग्रिड के साथ नहीं है, अकेले बिजली बना रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त हमें 3 लाख मेगावाट बिजली की जरूरत है। 3 लाख मेगावाट के ना हम डैम बना सकते हैं, ना हम पेट्रोल से निकाल सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से निकाल सकते हैं। 3 लाख मेगावाट बिजली बनाने का गवर्नमेंट को टारगेट बनाना चाहिए। बिजली को बिल्कुल आप 25 सेंट पे ले आए, आप उसकी कॉस्ट पे दे दें लोगों को, ताकि लोग खुशहाल हो जाएं। ये क्या बात हो गई कि हर चीज महंगी, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। आपने सिर्फ आवाम से ही पैसे निकालने। जब आपके पास अल्लाह ताला ने बिजली दे दी है तो आप उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। 5000 SME छोटे इंडस्ट्रियल जो है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट्स आप सारे पाकिस्तान में फैला दें, क्योंकि आपको बिजली आ गई है।
वहीं से उसी बिजली के पंप से आप पानी भी निकाल सकते हैं, बिजली के से आप मशीनें भी चला सकते हैं, तो आप रोजगार पैदा कर सकते तो हैं। जब लेकिन ये रोजगार कौन पैदा बताएगा करेंगे, हुकूमत? फिर आपके पास यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े इंडस्ट्री भी आएगी यहाँ पर, जिस तरह से Exactly. पूरे लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं वो आप उनको Exactly. वापस रिटेन कर सकते हैं। Exactly. और आपसे बिल्कुल, बिल्कुल। या आप जैसे इकोनॉमिस्ट से क्या हुकूमत नहीं मशवरा करती, आपसे बात नहीं करती कि आप कोई अल्टरनेट प्लान दे देना? अगर हमें आईपीपीज पे, हमारे पास आईपीपीज हैं, हमें उससे शिफ्ट होना है, हमें जी। एक अल्टरनेट मोड लेना है जहां से हम इनकम जनरेट कर सके, जहां से पाकिस्तान जी, के लिए जी, जी। रेवेन्यू जनरेशन हो सके, तो डेफिनेटली आप जी, जी। 100% श्योर कि आप वो दे सकते हैं। तो क्या आपसे जी, इस जी। लेवल पर कोई बात होती है या आपको एंगेज किया जाता है? देखिए जी, मैं अभी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने अटेंड किया। वहाँ पर हमारे मिनिस्टर फाइनेंस थे, और मिनिस्टर फाइनेंस को एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने अपनी ब्रीफिंग में बड़ी स्ट्रेटली यही बात कही कि देखें जी, ये हमारे पास इतना बड़ा वसाइल हैं, इसको इस्तेमाल करें। और मिनिस्टर साहब ने बहुत कैजुअली कहा, अच्छा ये हमें बड़े नए आइडियाज पता चल रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आप मुझे इकोनॉमिस्ट ना समझिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 500,000 के करीब ऐसे अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जो आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आप कम से कम उनको इकट्ठा तो करें, उनकी सुनने तो। आप घबराते हैं कि वो कहेंगे और वो हमारी जगह ले लेंगे। भाई यार, कौन जगह किसी की लेता है? पाकिस्तान इस अव्वल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैयद ताहिर हिजाज़ी साहब, आपके कीमती वक्त का, और आपने जो गुफ्तगू की है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उस गुफ्तगू के ऊपर अमल दरामद करना, अपनी पोजीशन के अंदर स्ट्रॉन्ग रहते हुए बहुत से अहम फैसले करने पड़ते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से, डीजल की प्राइसेस के हवाले से, कि हमने अपने दिल पर बहुत बड़ा सा पत्थर रखकर ये फैसला कर लिया है कि हम 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये इसके ऊपर बढ़ा रहे हैं, लीवीज लगा रहे हैं, टैक्सेस ऐड कर रहे हैं। एनर्जी की, बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो आप ये क्यों नहीं करते कि आप इन जैसे, अगर 100 लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो उसमें से 10 या 20 लोगों को इंगेज करके उनसे प्लान ले लें। आप जब उनसे प्लान ले लेंगे तो उसके बाद आप फैसला करेंगे जो आपको बेहतर लग रहा है। यहाँ से बजाय इसके कि पूरा बिजनेस समेट के लोग मलेशिया और दूसरे कंट्रीज़ में निकल जाए और वहाँ जाकर उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, और फिर आप ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस वो पैसे आते रहें। ये जब आइडियोलॉजी होगी, जब आप इस तरीके से सोचेंगे, तो फिर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं दिल पर अगेन पत्थर रखकर, जिससे वाकई आवाम का फ़ायदा हो सके। इस बारे में हमें सबको सोचने की ज़रूरत है। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।